वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जिस पर हम विलयन की बात कर रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने गैस की दर में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाने वाले हेनरी के नियम की बात की थी। हेनरी के नियम की बात की थी, जिसमें हमने देखा था, इन्होंने बताया था कि दाब समानुपाती होता है विलेयता के, यानी जितना दाब ज्यादा लगाएंगे गैस की विलेयता उतनी ज्यादा होगी। विलेयता और दाब एक दूसरे के समानुपाती, यानी दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। फिर इन्होंने कहा कि दाब समानुपाती होता है गैस के मोल अंश के, यानी किसी गैस का आंशिक दाब क्या किस पर निर्भर करता है? गैस के मोल अंश पर। यदि मोलों का अंश ज्यादा है तो गैस का आंशिक दाब ज्यादा होगा, और मोलों का अंश कम है तो गैस का आंशिक दाब भी कम होगा। इसी में हमने हेनरी की सीमाएं पढ़ी थी, हेनरी की सीमाएं, और उसमें हमने देखा था, हेनरी ने बताया था कि दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, और विलय जो है उसका आयनन या संगुणन भी नहीं होना चाहिए। यह हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं थी। अब जो सीमाओं के अलावा अपने हेनरी का जो नियम है इसके कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं, जो अपने नॉर्मली अनुप्रयोग है हेनरी के नियम के। अनुप्रयोग तो जो सबसे पहले देखो अनुप्रयोगों में नंबर 1, किसी भी गैस की दर में विलेयता बढ़ाने हेतु, विलेयता बढ़ाने हेतु बोतलों में गैस को उच्च दाब पर भरा जाता है, उच्च दाब पर भरते हैं। तो जब बोतलों में या पात्र में गैस को भरते हैं तो गैस को भरते समय अधिक दाब लगाया जाता है अपने। जैसे सोडा वाटर में देखते हैं हम, तो सोडा वाटर वाले के पास भी देखना, वो कई बार बोतल में गैस भरता है फिर उसको पैक करता है, तो वो क्या करता है उस पर दाब ज्यादा लगाता है। कारण क्या? क्योंकि हेनरी ने कहा था कि दाब ज्यादा लगेगा तो विलेयता ज्यादा होगी। तो गैस की दर में विलेयता बढ़ाने हेतु बोतलों को उच्च दाब पर भरते हैं। कई बार पूछ लिया कि किसी बोतल में गैस भरते समय अधिक दाब क्यों लगाते हैं, तो उत्तर क्या होगा? हेनरी के अनुसार गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए दाब अधिक लगाते हैं। हेनरी के अनुसार नहीं बोलो, सीधा बोल सकते हो कि गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए अधिक दाब लगाया जाता है। फिर बच्चों इसी में दूसरी बात करें, सेकंड बात करें, तो सेकंड में आपका क्या जाता है? एक रोग होता है बच्चों ब्रेंडस, ब्रेंडस करके एक रोग होता है। इस रोग को भी हेनरी के नियम के अनुसार समझ सकते हैं। होता क्या ब्रेंडस रोग क्या है? जब गोताखोर जो होता है वो समुद्र में जब गोता लगाता है तो पहले क्या होता है? धरातल पर है, और धरातल से जैसे वो समुद्र तल में जाता है, समुद्र तल में घुली हुई गैसें जो होती है उनको वो ग्रहण करता है, और बाहरी दाब ज्यादा लगता है, जिसके कारण उसके रक्त में गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। जब समुद्र में गोता लगाता है और अंदर तक जाता है, समुद्र में गहराई पर जाता है, तो वहां पर गैसों की जल में जो विलेयता है वो ज्यादा होने के कारण श्वसन की क्रिया में रक्त में भी गैसों की विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, अधिक दाब के कारण। अब क्या होता है? जब गोताखोर पुनः सतह पर आता है तो बाह्य दाब क्या होता है? कम होता है, और बाहरी दाब कम होने के कारण फिर जो गैसें होती है उन गैसों के या नाइट्रोजन के रक्त में छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं, और जैसे रक्त में बुलबुले बन जाए तो नलिकाएं जो वाहिनियां होती है, सिराएं होती है, उनमें बुलबुले आ जाएंगे तो रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है? रुक जाता है, जो एक जानलेवा रोग होता है। इस रोग को कहते हैं ब्रेंडस। तो ब्रेंडस रोग होता कब है? गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाता है तो वहां पर जब वो गहराई की ओर जाता है तो गहराई में अधिक विलेय गैसें होती है जल में, तो जो क्या होती है? रक्त में आ जाती है, और जब वो पुनः गोताखोर सतह पर आता है तो बाह्य दाब क्या हो गया? कम, जिससे फिर गैसें जो होती है वो बुलबुलों के रूप में बन जाती है, जिससे रक्त का प्रवाह रुकने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उस रोग को कहते हैं ब्रेंडस। अब इसी से संबंधित यह है कि गोताखोर जो होता है वो जब समुद्र में गोता लगाता है तो पीछे एक सिलेंडर लगा होता है, उसमें हीलियम गैस वही होती है। क्यों? तो वो हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है, जो रक्त में जो नाइट्रोजन के बुलबुले बनते हैं इन बुलबुलों को खत्म करने का कार्य
करती है। इसी प्रकार दोस्तों एक होता है एनोक्सिया रोग। एनोक्सिया रोग, बच्चों बात करें एनोक्सिया रोग की, तो जो पर्वतों पर लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं या जो पर्वतराही होते हैं, जो घूमने के लिए जाते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, पृथ्वी तल की तुलना में या धरातल की तुलना में पहाड़ों पर वायु का दाब क्या होता है, कम। अब वायु का दाब कम है, मतलब वहां आपको गैस ग्रहण करने के लिए ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा, ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो जब नाक से संवसन क्रिया में गैस को अंदर लेने की क्रिया में ज्यादा ताकत लगाते हैं, तो ये जो नाक है इसकी जो नसें होती है वो कमजोर हो जाती है। नसें कमजोर हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो पर्वतराही होता है या जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। उस बीमारी को या उस चिकित्सीय रोग को एनोक्सिया रोग कहते हैं। और इसमें होता क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग होते हैं जब वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं तो फिर उनके नाक से रक्त ज्यादा बहने लग जाता है। तो ये बच्चों आपके हेनरी के अनुप्रयोग है। एक तो हेनरी ने ये बताया कि अगर गैस की दर में विलेयता बढ़ानी है तो दाब ज्यादा लगाना है, और वही चीज क्या करते हैं, जब बोतलों में गैस भरते हैं तो अधिक दाब लगाते हैं। ब्रेंडस रोग, तो समुद्र तल में जाते हैं गहराई की ओर, तो वहां पर जल में गैसों की विलेयता अधिक होने का रक्त में गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। पुण्य जब धरातल पर आते हैं या बाहर की तरफ आते हैं तो जहां वायु दाब कम होने का फिर गैस से क्या लेते हैं, दूर दूर हो जाते हैं कण। पहले तो क्या दाब ज्यादा है और गैस के कणों में दाब ज्यादा लगाओगे तो उनकी अवस्था बदल कर लगभग कैसी रहेगी, दर। लेकिन जब पुण्य दाब कम होगा तो गैस के कण क्या होंगे, दूर होंगे, मतलब बुलबुले बन गए, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए फिर जब गोता लगाता है तो अपने पीछे हीलियम गैस के सिलेंडर लेते हैं, जिससे वो क्या करती है, रक्त में जो नाइट्रोजन होती है उसको नष्ट कर देती है। तीसरा एनोक्सिया रोग, पहाड़ों के लोगों में या जो पर्वतराही होते हैं उनमें ये रोग पाया जाता है। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में वायु दाब कम होता है, तो वहां पर संवसन क्रिया में गैस के कणों को अंदर लेने के लिए अधिक दाब लगाना पड़ता है, जिससे नाक जो होता है इसकी नसें जो होती है वो कमजोर हो जाती है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति की सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है और वृद्ध अवस्था में नाकों से खून बहने लग जाता है। ये बच्चों आपके हेनरी के अनुप्रयोग है। तो हेनरी का नियम भी मोस्ट है, हेनरी के नियम के बारे में पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हेनरी के नियम की 2 कमियां, 3 कमियां, 4 कमियां भी पूछी जाती है, और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लेते हैं ब्रेंडस रोग, एनोक्सिया रोग, इनके बारे में पूछा जाता है। यानी कुल मिलाकर कहूं तो हेनरी का नियम वेरी वेरी मोस्ट है, जिसे तुरंत आपको समझ के याद करने की आवश्यकता है। यह था बच्चों आपके हेनरी का नियम यहां तक। अब बच्चों आगे बात करते हैं, ये हमने बात कर ली ठोस की दरों में विलेयता की, फिर बात कर ली गैस की दरों में विलेयता की। अब बात कर लेते हैं द्रव या विलयनों की, यानी द्रव की दर में विलेयता, द्रव की दर में विलेयता की। द्रव की दर में विलेयता, इसके बारे में बात करते हैं। यानी विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ दोनों ही क्या हो, द्रव पदार्थ हो, दोनों ही क्या हो, द्रव पदार्थ। तो मोस्टली द्रव की दर में विलेयता, सीधी बात कहें तो जब कोई द्रव पदार्थ किसी दूसरे द्रव पदार्थ में घुला होता है या किसी द्रव में किसी विलेय पदार्थ की, द्रव विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली होती है तो उसे द्रव की दर में विलेयता कहते हैं। अब बच्चों इसी में देखते हैं हम जो अपने द्रव्य विलयन होते हैं, द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब की बात करते हैं। द्रव्य विलयन जो होते हैं उनके वाष्प दाब की बात करें तो वो जो द्रव्य विलयन होते हैं जब वो साम्य अवस्था में होते हैं तो साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर गैस के कणों के द्वारा जो दाब लगता है, कोई द्रव पदार्थ उसमें गैस के कण जो है द्रव की सतह पर, कभी साम्य अवस्था में, क्योंकि अवस्था साम्य नहीं रहेगी तब तो गैस के कण दाब लगाते कहां चले जाएंगे, विलयन के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जब साम्य अवस्था में, मतलब जितनी मात्रा में गैस के कण अंदर जाएंगे उतना ही द्रव बाहर आएगा। तो जब साम्य अवस्था में उस समय, ये जैसे अपने पास एक विलयन है, यहाँ पर अपने पास कोई द्रव पदार्थ है और इधर ये गैस है, ये क्या है, साम्य अवस्था में, दोनों इसमें साम्य अवस्था में।
इस साम्य अवस्था में इन गैस के कणों के द्वारा इस द्रव की सतह पर जो दाब उत्पन्न होता है या जो दाब लगाया जाता है बच्चों, उस दाब को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। तो देखो परिभाषा लिख लेते हैं। साम्यावस्था पर किसी द्रव पदार्थ की सतह पर गैसों के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये होती है बच्चे इसकी परिभाषा। वैसे नॉर्मली परिभाषा हम छोटी कक्षा में जो पढ़ते हैं वो तो हम नॉर्मली क्या पढ़ सकते हैं कि किसी द्रव पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो उसके उत्पन्न वाष्प के द्वारा पात्र की दीवारों पर जो दाब लगता है वो वाष्प दाब है। लेकिन यहां हम देखें तो एक प्रक्रम लिया हमने, ये जैसे अपने पास एक पात्र है, इस पात्र में हमने एक तो ले लिया द्रव पदार्थ, ये ले लिया जैसे हमने द्रव पदार्थ, और इसी में हमने एक ले लिया द्रव पदार्थ के अलावा जैसे कोई गैसीय पदार्थ। दोनों क्या है? साम्य अवस्था में। अब चूंकि गैस क्या द्रव से हल्की है तो ये द्रव की सतह पर है, तो जब सतह पर है तो इनके द्वारा इस सतह पर जो दाब लग रहा है उस दाब को क्या कहते हैं? गैस का वाष्प दाब कहते हैं। अब देखो तो इसी के आगे बात करते हैं। तो अपने क्या होता है, जो विलयन होता है, विलयन में मोस्टली दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। जब पदार्थों की संख्या दो तो वो एक द्विआंगी विलयन है, तीन हो तो त्रिआंगी विलयन है। अब हम उन विलयनों की बात करते हैं तो द्विआंगी विलयन है। द्विआंगी विलयनों की बात करते हैं मतलब इसमें दो ही घटक हो, दो ही पदार्थ हो। तो इन द्विआंगी विलयनों में क्या होता है? एक पदार्थ होता है जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही क्या हो, विलेय और विलायक जो पदार्थ है दोनों ही क्या हो, आपके घुलनशील हो, वाष्पशील हो, घुलनशील वाष्पशील हो। हम एक विलयन ऐसा ले लेते हैं जिसमें जो विलेय और जो विलायक है दोनों ही क्या हो, वाष्पशील, यानी विलायक की भी वाष्प बन रही हो और विलेय की भी क्या हो, वाष्प बनती हो। और एक लेंगे हम इसी में विलेय और विलायक में, विलेय तो क्या है, वाष्पशील, वाष्पशील, और एक लेते हैं विलायक। विलायक अधिकांश क्या होता है, वाष्पशील। ये दो। तो किसी भी विलयन के वाष्प दाब को समझाने के लिए जो राउल्ट है, राउल्ट के नियमों की बात करते हैं, जिन्हें कुछ जगह आप रावले भी लिखते हो। राउल्ट या रावले की बात करें, फ्रांस के एक वैज्ञानिक है राउल्ट या रावले, उन्होंने गैस के वाष्प दाब को समझाया। तो इन्होंने बात बताई अपने। तो देखो दो प्रकार के विलयन हो सकते हैं अपने पास। एक वो विलयन हो सकता है जिसमें जो विलेय और विलायक घटक है वो दोनों ही कहते हो वाष्पशील हो। वाष्पशील मतलब जिनमें वाष्प बनाने का गुण हो। और एक पदार्थ जिनमें विलेय और विलायक जो है उनमें से विलेय तो कैसा हो, अवाष्पशील, मतलब जिसमें वाष्प बनाने का गुण नहीं। और एक क्या है, वाष्पशील, जिसमें वाष्प बनती हो। तो देखो राउल्ट के नियम को समझते हैं हम, इसी में हम राउल्ट के नियम को समझते हैं अपने। राउल्ट का जो नियम है, इस नियम की चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं राउल्ट के नियम को समझने के लिए वाष्पशील विलेय युक्त, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन हेतु राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, यानी हम ऐसा विलयन ले लें जिस विलयन में विलेय क्या है, आपके वाष्पशील घटक है और विलायक अधिकांश क्या होता है, वाष्पशील। अब देखो इसको समझने से पहले एक लाइन और बता देता हूं, एक डोल्टन का आंशिक दाब का नियम 11th क्लास में पढ़ा था हमने, डोल्टन का आंशिक दाब का नियम। और डोल्टन का आंशिक दाब का नियम नॉर्मली
सीधी बात करें तो कहता है क्या है, अपने पास विलयन जो है उस विलयन का कुल दाब जो होता है वो उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के दाबों का योगफल होता है, यानी पी टोटल जो है वो बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, और घटक और भी ज्यादा हो सकते हैं जैसे प्लस पी एन। तो किसी भी विलयन का कुल दाब उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों का जो वास्तविक दाब होता है उनके योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यह बताया था डोल्टन का आंशिक दाब नियम कहता है अपने को। तो देखो अब राउल्ट के नियम की बात करें तो राउल्ट का नियम जो अपने को कहता है वो क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो राउल्ट अगर वास्तविक विलय मतलब अपने पास देखो एक पात्र है, इस पात्र में अपने पास एक तो विलय है और एक विलायक है, जैसे विलायक है और इसमें एक विलय पदार्थ भी है। अब इसमें भी वाष्प बनाने का गुण है और इसमें भी क्या है, वाष्प बनाने का गुण, और वाष्प के द्वारा जो दाब लगता है वही तो वाष्प दाब है। अब दोनों की वाष्प दाब बनेगी मतलब कुल दाब जो होगा इन दोनों पर निर्भर करेगा डाल्टन के नियम के अनुसार। तो देखो राउल्ट के नियम को एक लाइन में लिखे तो जो हेनरी ने कहा था लगभग हेनरी वाले शब्द राउल्ट के। राउल्ट का नियम कहता है अपने किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। देखो हेनरी ने कहा था कि गैस का जो आंशिक दाब है वो गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी गैस के दाब की बात की। यहाँ पर ये किसी वाष्पशील घटक की वाष्प दाब की बात करें और ये भी क्या करें कि किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब जो है वो उसके मोल अंश के क्या है, समानुपाती है, मतलब लगभग दोनों सेम बात करें। आगे पढ़ेंगे एक जगह हम कि राउल्ट का नियम जो है, हेनरी का नियम जो राउल्ट के नियम की एक स्थिति कहते हैं वो भी बात करेंगे। पहले इसको देखते हैं। तो देखो हम लेते हैं माना ए बी एक द्विवांगी मिश्रण है। ए बी लिया हमने, एक मिश्रण लिया जिसके दो घटक है, एक ए और एक बी, एक द्विवांगी मिश्रण है जिसमें पी ए तथा पी बी क्रमशः घटक ए तथा घटक बी के वाष्प दाब है एवं अक्ष ए तथा अक्ष बी इनके मोल अंश है। इनके क्या है, मोल अंश। समझना देखो इस लाइन को पूरा, ये देखो तो हमने लाइन ली, इस लाइन का ये क्या है। सबसे पहले जो राउल्ट ने ये कहा कि कोई भी वाष्पशील घटक है तो उसकी जो वाष्प होगी उस वाष्प का जो दाब है वो उतना ही होगा जितना उसका मोल अंश, यानी उसके समानुपाती होगा। अगर वाष्पशील घटक का मोल अंश कम है तो वाष्प दाब भी कम होगा, मोल अंश ज्यादा है तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा। इसी लाइन को समझने के लिए हमने क्या लिया है, एक द्विवांगी मिश्रण। एक ऐसा मिश्रण यह है जिसमें दो घटक है, घटक ए और बी, जिसमें पी ए तथा पी बी क्या है, वाष्प दाब, घटक ए के और घटक बी के वाष्प दाब है, और अक्ष ए और अक्ष बी क्या है, इनके मोल अंश। यानी पी ए जो है वो तो ए का वाष्प दाब है, पी बी जो है वो बी का वाष्प दाब है, अक्ष ए जो है वो ए का मोल अंश और अक्ष बी जो है बी का मोल अंश है। देखो इसी को आगे देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा पेज को कम कर लेते हैं। ये अपने पास, अब इसी को देखो सोल्व करें तो सबसे पहले घटक एक के लिए राउल्ट का नियम, घटक एक के लिए राउल्ट का नियम, और तो राउल्ट का नियम क्या कह रहा है, राउल्ट का नियम कह रहा है कि घटक का वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती। तो देखो हम ले क्या रहे हैं, हमने ले लिया यहां पर
घटक एक का वाष्प दाब, घटक का वाष्प दाब और एक का वाष्प दाब P है, समानुपाती किसके, मोलंस, और घटक एक का मोलंस क्या है, अक्स के है। तो जब हम समीकरण में समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो नियतांक काम में लेते हैं, और किसी भी शुद्ध पदार्थ का जो वाष्प दाब होता है वो हमेशा नियत होता है। जैसे केवल जल की बात करें, शुद्ध जल, तो इसका वाष्प दाब निश्चित है। कोई भी पदार्थ हो, शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब हमेशा क्या होता है, निश्चित, और जिसकी वैल्यू निश्चित है वही तो क्या है, स्थिरांक या नियतांक। तो देखो समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम नियतांक काम में ले लेते हैं। तो ये पी नोड ए डॉट अक्स ए, इक्वेशन 1, चलो इसको दे देते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 नहीं देते हैं, इसको सोल्व करके इक्वेशन 1 दे देते हैं। यह घटक ए के लिए आ गया। इसी प्रकार देखो मैं घटक बी के लिए लिख देता हूं। तो घटक बी के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, तो ये क्या है अपने पास भाई, देखो घटक बी का वाष्प दाब क्या है, पीबी, और राउल्ट का नियम कहता है क्या, वाष्प दाब मोलंस के समानुपाती, देखिए समानुपाती मोलंस उसी का होगा, तो अक्स बी, समानुपाती चिन्ह को हटा दे, तो ये देखो पी बी इज इक्वल पी नोड बी, नोड यहां पर वाष्प दाब के लिए काम लिया, और ये अक्स बी, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। देखो आगे काम में ले लेते हैं ये लाइन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, डोल्टन का आंशिक दाब नियम क्या कहता है, पीटी इज इक्वल होता है पी ए प्लस पीबी, यानी किसी भी मिश्रण का कुल दाब जो है उसके प्रत्येक घटक के आंशिक दाब के क्या होता है, बराबर। तो देखो इसको दे दिया आपने इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1, 2 व 3 से, या आप सीधा लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, इक्वेशन 3 में पी ए तथा पी बी का मान रखने पर, तो देखो पी टोटल की जगह तो पी टोटल रह जाएगा, पी ए जो है उसके स्थान में लिख सकता हूं पी नोड एक्स है, तो ये लिख दिया बच्चों मैंने पी नोड ए डॉट एक्स ए प्लस का चिन्ह, और देखो पी बी की जगह लिख दो पी नोड बी एक्स बी। यह आ गया आपके इक्वेशन 1, 2 और 3 से, तो इक्वेशन 4 बन गया ये। अब बच्चों जब हमने मोलंस पढ़ा था, मोलंस क्या होता है, किसी मिश्रण का मोलंस सदैव 1 होता है। तो वापिस वी नो दैट, हम जानते हैं कि, और जानेंगे कब, जब नियमित क्लास के लेंगे और उनको नियमित पढ़ेंगे, नोट्स नियमित बनाएंगे, तब हम जानेंगे। तो वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है। इसी को चेंज करें तो हम ये लिख सकते हैं, देखो अक्स ए ज्ञात करना है, 1 माइनस अक्स बी लिख सकते हैं, और अक्स बी ज्ञात करना है, 1 माइनस अक्स ए। अब अपने को इस समीकरण को सॉल्व करना है, तो चाहे अक्स ए का मान लिख दो चाहे अक्स बी का मान लिख देते हैं। तो इक्वेशन 4 में अक्स ए का मान रखने पर, मान रखने पर, तो ये मान रख देते हैं किसमें, इक्वेशन 4 पे, अपनी इक्वेशन 4 में अक्स ए का मान, यहां तक स्क्रीनशॉट लो पहले आप। देखो इसी में आगे देखते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। ये अपने पास, तो देखो इस इक्वेशन 4 में मान रखते हैं, इक्वेशन 4 में अक्स का मान रख देते हैं, तो देखो पी टोटल की जगह तो पी टोटल ही रहेगा, कुल दाब पी नोड ए की जगह भी पी नोड ए है, लेकिन जहां अक्स ए लिखा हुआ क्या लिख देता हूं, 1 माइनस अक्स बी लिख देता हूं, प्लस पी नोड बी की जगह पी नोड बी, अक्स बी की जगह अक्स बी। इसको सोल्व करते हैं तो देखो पी टोटल की जगह पी टोटल रह जाएगा, पी नोड ए को 1 से गुणा करोगे तो पी नोड ए माइनस अक्स बी से गुणा करोगे तो पी नोड ए अक्स बी आ जाएगा। यहां देखो प्लस पी नोड बी अक्स बी, ये बन गया अपना समीकरण। अब देखो इसको इक्वेशन दे देते हैं हम 5 नंबर। तो देखो इस इक्वेशन 5 को देखो इस पद में, इस पद में क्या आ रहा है, कॉमन एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो मैं एक्स भी कॉमन ले लेता हूं,
तो देखो इधर लिख लेते हैं। तो अपने पास क्या रह गया, पी टोटल की जगह पी टोटल इज इक्वल पी नोड एक की जगह पी नोड है माइनस। अब देखो आप माइनस कॉमन ले रहे हो आप प्लस कॉमन ले रहे हो, ये महत्वपूर्ण चीज है। हम कॉमन किसको ले रहे हैं, अक्स बी, और साइन देखो माइनस का लगाया मतलब आपने माइनस एक्स भी कॉमन लिया है। अगर यहाँ साइन प्लस लगाओगे मतलब आपने प्लस में एक्स बी को कॉमन लिया है, तो शेष क्या रह गया, देखो माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया मतलब पी नोड रह गया। और यहाँ देखो आपने यहाँ प्लस में से आपने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस पी नोट भी रह गया। ये होता है बच्चों अपने राउल्ट का नियम। इस नियम को आगे और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मोस्टली अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहीं तक आते हैं और आगे देख लो इसमें। तो देखो पक्षांतर की क्रिया में इसको पूरे पदों में चले जाता हूँ, इस पीटी को चले जाता हूँ, तो ये आगे आपके पास एक्स बी पी नोड ए माइनस पी नोड बी जब पक्षांतर किया तो, और इधर पी नोड ए जैसे पी टोटल हो जाएगा तो ये माइनस पी टोटल हो जाएगा। मान लो आपको एक्स बी ज्ञात करना है, घटक बी का मोलन्स ज्ञात करना है हेनरी के नियम से, तो पी नोड ए माइनस पी टोटल बट्टे में आ जाएगा आपके पी नोड ए माइनस पी नोड बी, ये आ जाएगा बच्चों। अब बात यहाँ यह आती है कि यहाँ हमने किसको क्या माना है, तो देखो जहां वापस लिख लेते हैं है कौन कौन से पद क्या अपने पास। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एक्स बी। एक्स बी क्या है, घटक बी का मोल अंश, घटक बी का मोल अंश, घटक बी का मोल अंश है। फिर देखो आगे दिया हुआ है पी नोड है, तो बच्चों नोड शुद्धता के लिए प्रयुक्त किया है। घटक एक का वास्तव दाब है लेकिन किसका है, शुद्ध का, तो घटक एक का शुद्ध वास्तव दाब या शुद्ध घटक एक का भी लिख सकते हो आप, घटक एक का शुद्ध वाष्प दाब जो हमेशा निश्चित होता है। और बच्चों फिर उसके बाद पी टोटल, तो मिश्रण या विलयन का कुल दाब, विलयन का कुल दाब, विलयन का कुल दाब। फिर इसके बाद देखो बात करते हैं पी नोड है तो ले लिया, पी नोड बी क्या है, तो ये देखो नोड आ गया मतलब शुद्ध है इसका घटक बी का, तो घटक बी का शुद्ध वाष्प दाब, घटक बी का शुद्ध वाष्प दाब, ये अपने पास बच्चों नॉर्मली है। तो ये है आपके राउल्ट का नियम। एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये अपने राउल्ट का नियम जो पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, वाष्पशील विलय युक्त घटक के लिए। वाष्पशील विलय युक्त घटकों की बात करें तो अगर विलय दोनों कैसे वाष्पशील है तो उस कंडीशन में राउल्ट ने कहा कि वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के, यानी जिसमें वाष्प बनेगी उसकी वाष्प दाब जो होगी मोल अंश के समानुपाती होगी। हमने एक दीवान मिश्रण ले लिया जिसमें ए और बी के घटक जो है ए और बी उनके वाष्प दाब क्या है, पी नोड है पी नोड बी है, और मोल अंश क्या है, एक्स ए और एक्स बी है। तो देखो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के, तो एक के लिए लिखा तो पी है समानुपाती एक्स ए हो गया। समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम स्थिरांक काम में लेते हैं, और किसी भी शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब हमेशा नियत होता है। तो यहाँ पी नोड ले लिया, ये बन गया इक्वेशन 1 घटक बी के लिए, तो पी ये डेल अपने सॉरी पी बी समानुपाती एक्स बी है, समानुपाती चिन्ह को हटाया तो पी नोड भी एक्स बी बन गया। डोल्टन का आंशिक दाब नियम क्या कहता है कि कुल दाब जो होता है वो प्रत्येक घटक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अब दोनों का वाष्प दाब जो होगा उसका योग क्या होगा, मिश्रण का कुल दाब। तो इन दोनों के मान रख दिए, अब दोनों के मान रख दिए। हमने मोल अंश में पढ़ा था, यह पी टोटल है, ये पी नोट है, यह है बी नो दैट। तो हमने मोल अंश में पढ़ा था कि किसी भी मिश्रण का कुल मोल अंश 1 होता है। तो देखो 1 है तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। इसमें से आपको मान रखना है, चाहे एक्स ए का लिख दो चाहे एक्स बी का। मैंने एक्स ए का लिखा है, आप इसको अपनी कॉपी में पुनः जब करो रफ कॉपी में एक बार चेक करने का तरीका, जितने भी ऐसे टॉपिक आ रहे हैं जिनमें आपके क्या आ रहे हैं डेरिवेशन आ रहे हैं बच्चों, तो उन डेरिवेशन को आप रफ कॉपी में बिना देखे समझकर और पुनः याद लिखा करो आप। और अब की बार जब आप इसको सॉल्व करो घर पे तो आप क्या करना, इसमें मान किसका रखना,
मैंने रखा है यहाँ पर अक्स एक का मान, आप अक्स बी का मान रखना यहाँ तक पहुंचने के लिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और राउल्ट का नियम आपको याद भी होगा। और बच्चों हेनरी के नियम की तरह राउल्ट का नियम भी वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट। तो देखो मान रख दिया, अपने पास बन गया पी टोटल बराबर पी नोड है 8 माइनस एक्स बी प्लस पी नोड बी एक्स बी। तो पी टोटल इज इक्वल पी नोड माइनस पी नोड एक्स बी, इसको सो कर दिया, प्लस पी नोड एक्स बी। यहां से देखो पी नोड ए एक्स बी और पी नोड बी एक्स बी में से हमने एक्स बी को कॉमन ले लिया, तो अपने पास ये पद आ गया। आपके राउल्ट के नियम की आवश्यकता जो अपने को होती है वो यहीं तक होती है, यहां तक ही निकालना होता है अपने को एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार। लेकिन राउल्ट के नियम से अगर आपको मोलन्स निकालना है तो आप देखो मोलन्स निकालने के लिए पक्षांतरण की क्रिया में इस पूरे पद को इधर लाया, ये माइनस का इधर आते प्लस का हो गया, और पीटी को इधर ले गया, ये प्लस है इधर आते माइनस। आपको अक्स भी ज्ञात करना है तो इस पूरे पद में इन दोनों का भाग लगा दिया। यहाँ हमने किसको क्या मान रखा है, अक्स भी घटक बी का मोलन्स है, पी नोड है घटक एक जो है उसका शुद्ध वाष्प दाब है, पी टोटल विलयन का कुल दाब है, और पी नोड भी जो है घटक बी का क्या है आपके शुद्ध वाष्प दाब है। ठीक है बच्चों, इन क्लासों को नियमित लो बच्चों। आप छुट्टियों में हम आपको ये नहीं कह रहे पूरा टाइम पढ़ाई में करो, लेकिन आपको ये 1.5 घंटे 2 घंटे की जो ऑनलाइन क्लासें मिल रही है इनको नियमित लेके और अपनी कॉपी में इनको लिखो, जिससे तुम्हारा क्या होगा, एक तो क्लासेस जब वापस आपको ऑफलाइन क्लासें मिलेगी उनमें तुम्हारी एक प्रकार से रिवीजन होगा, तुम्हारे को पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। इसलिए रेगुलर क्लासें लो। और मैं फिर कह रहा हूं अपने आसपास के क्षेत्र के बच्चे जो अब की बार 12th साइंस में और किसी कारणवश उनको अच्छे कंटेंट प्राप्त नहीं होते हैं, उनको आप इस हमारे चैनल का लिंक शेयर करो ताकि वो भी इन क्लासों का आनंद ले सके। वंदे मातरम, जय हिंद।